हाय फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है बंगाल के जनरल गवर्नर। अब आज हम पढ़ेंगे भारत के जनरल गवर्नर के बारे में। इसके पहले हमने देखा था 1773 चैप्टर एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। आगे चल के जो गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के वारेन हेस्टिंग 1833 चैप्टर एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग जो बनते हैं 1833 चैप्टर एक्ट के तहत प्रथम भारत के जनरल गवर्नर बनते हैं। तो आज हम एक प्रमुख टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमारे भारत के जनरल गवर्नर जो ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर शासन कर रही थी, उन्हीं के चार्टर एक्ट के तहत, उन्हीं के कानून के तहत जो गवर्नर और जनरल गवर्नर बनाए जा रहे थे उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं। आज हम देखेंगे बंगाल के जनरल गवर्नर। आगे चल के जब 1857 की क्रांति होती है, वहीं से कंपनी का शासन हटा करके वहाँ पर डायरेक्टरी शासन कर लिया जाता है। वहाँ पर वायसराय नियुक्त होते हैं। तो जो पहले वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। वहाँ से लेकर के भारत के आज़ादी तक जो वायसराय का दौर चलता है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम देखते हैं भारत के जनरल गवर्नर। भारत के जो पहले जनरल गवर्नर हुए वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिनका कार्यकाल 1828 लेकर 1835 तक चला। इनकी जो नियुक्ति होती है वो 1833 चैप्टर एक्ट के तहत इनकी नियुक्ति होती है, जो बंगाल के जनरल गवर्नर थे। आगे चल के इन्हें भारत का जनरल गवर्नर बना दिया जाता है। तो इनके बारे में देखते हैं हम। ये पहले बंगाल के जो विलियम बेंटिंग है, ये मद्रास के गवर्नर रह चुके थे, जो 1803 में या बंगाल में नियुक्त किए गए थे एक गवर्नर के रूप में मद्रास में 1833 में। आगे चल के यह जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिनकी नियुक्ति 1833 चार्टर एक्ट के तहत इन्हें भारत का जनरल गवर्नर बना दिया जाता है। इनके बारे में देखते हैं हम, इनके कार्य को। विलियम बेंटिंग ने एक अच्छी व्यवस्था चलाई भारत में। इन्होंने सुधार नीति चलाई और कार्यनीति भारत में इन्होंने गवर्नर बनने के बाद भारत का पहले किया क्या कि सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का जो अंत होता है वह राजा राम मोहन राय द्वारा, जो राजा राम मोहन राय प्रयास कर रहे होते हैं और गवर्नर विलियम बेंटिंग जो थे उनका साथ दिए और जो सती प्रथा है उसका अंत कर देते हैं। सती प्रथा के बारे में आप जानते होंगे कि हमारे धर्म में पहले था कि जो औरत विधवा हो जाती थी वह अपने पति के साथ अग्निकुंड में बैठती थी, या उन्हें जबरी या फिर वो अपने इच्छा अनुसार अगर बैठ जाए तो ठीक है, वरना उन्हें जबरन बैठाया जाता था। तो उसे सती प्रथा कहा जाता था। जो उसकी अंत करते हैं वह 1829 और 30 में। 1829 में जो बुक में लिखा है, 1829 में विलियम बेंटिंग जो है वह अंत करते हैं सती प्रथा का। 1829 में वो बंगाल में जो है इसका अंत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे 1830 में जो पूरे भारत में यह सिस्टम लागू करते हैं कि सती प्रथा का एक कानूनी तौर से इसका अंत किया जाता है, जो आगे चलकर यह प्रथा नहीं चलाई जाएगी। आगे चल के इन्होंने ठगी प्रथा और बाल हत्या पर रोक लगाया। ठगी प्रथा क्या थी? ठगी प्रथा में जो था हमने देखा था, एक थे पिंडारी। जो पिंडारी हुआ करते थे वह जो है अचानक इन पर अटैक करके वह एक लूट मार के कार्य को किया करते थे, जो जिसे ठगी प्रथा कह सकते हैं। उसको भी इसने बंद करवाया। साथ साथ बाल हत्या पर इसने रोक लगवाया। हिंदू धर्म में कई ऐसे प्रथाएं थीं जो सही नहीं थी सामाजिक दौर से। विलियम बेंटिंग ने उसका भी अंत करवाया, जो 1830 में। आगे चलकर इसने जो है 1835 में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम जो पूरे भारत में इसका अंग्रेजी शिक्षा का परचम लहराना चाहा कि जो अंग्रेजी शिक्षा है या एक कानूनन तौर से एक माध्यमिक रूप से जो है यहाँ के युवाओं को, यहाँ के जितने भी युवा उसमें शिक्षा ले रहे होते हैं उनको दिया जाएगा जो अंग्रेजी शिक्षा। और इसने सरकारी सेवा में भेदभाव, सरकारी सेवा में जो सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे उनके अंदर जो भेदभाव थी, जातिवादता,
इस तरह का उसने अंत करवाया कि आप किसी भी जाति मूल निवासी या अन्य किसी से भेदभाव करते हैं तो इस तरह का जो सिस्टम है वह अब आगे से नहीं चलेगा। इसने भेदभाव का अंत किया, जो सरकारी कर्मचारी आपस में कर रहे होते हैं इसका भी इसने अंत किया। इसने भारतीय मेडिकल कॉलेज स्थापित की कलकत्ता में। कलकत्ता में इसने भारतीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इससे भी यह क्वेश्चन बनता है कि भारतीय जो मेडिकल कॉलेज है वह कलकत्ता में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किसके शासन काल में किया गया था, तो विलियम बेंटिंक के समय में जो किया गया था भारतीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में। तो हमने भी विलियम बेंटिंक के बारे में देखा, इसको हम एक बार इक्वल कर लेते हैं। विलियम बेंटिंक पहले जो था वह मद्रास का गवर्नर रह चुका था, जो 1830 में 3 में आगे चल करके इसने जो है चार्टर एक्ट 1833 के तहत इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, जिसका दौर चलता है 1828 से 35 तक। इसने सबसे पहले सती प्रथा का अंत किया, जो राजा राम मोहन राय सहयोगी थे उन्होंने इसको बंद करवाया। इसने ठगी प्रथा और बाल हत्या पर रोक लगाया और अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम जो है 1830 में लागू किया। आगे चलकर इसने सरकारी सेवाओं में मतभेद और भेदभाव का भी अंत किया और भारतीय मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में स्थापित की। तो हमने देखा विलियम बेंटिंक के बारे में। अब हम देखते हैं जो आगे आते हैं गवर्नर जनरल, जिन्हें चार्ल्स मेटकाफ के नाम से जाना जाता है, जो 1835 से 36 के बीच में इनका कार्यकाल था। इन्होंने ज़्यादा कुछ भारत में कार्य नहीं किए। इन्हें जो है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। समाचारों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो वो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। एक समाचार पत्रों का मुक्तिदाता का अर्थ क्या है कि पहले जो समाचार पत्र छपा करते थे वह जिनके बारे में छपा करते थे तो वो जो पत्र है उनको दिखाना पड़ता था कि हमें आप अपना पत्र दिखाएंगे कि आप पेपर में छाप क्या रहे हैं। इस तरह का जो योजना था भारत में चल रहा होता है। इसका जो अंत जो है विलियम बेंटिंक करना चाहे लेकिन वह सफल नहीं हो पाए, लेकिन जब मेटकाफ आया इसने इसका अंत कर दिया। यहीं से प्रेस का, जिसे समाचार का मुक्तिदाता माना जाता है मेटकाफ को। तो इससे यही क्वेश्चन बनता है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो वो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। फिर आगे आते हैं हमारे लॉर्ड ऑकलैंड जो आते हैं, इनका कार्यकाल चलता है 1836 से 42 तक। यह भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन इनसे भी नहीं आता है। जो क्वेश्चन इनसे बनेगा, एक जीटी रोड का इन्होंने निर्माण तो नहीं करवाया लेकिन उनका नाम दिया जीटी रोड। इसके पहले हमने पढ़ा था जब शेरशाह सूरी ने एक रोड बनवाया था जिसे जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी जब रोड बनवाता है तो उसका नाम था शेरशाह सूरी रोड, उसका नाम उसमें हुआ करता था। लेकिन जब ऑकलैंड आया इसने उसका नाम चेंज करके रख दिया जीटी रोड, जिसे वर्तमान समय में NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है। जीटी रोड को NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है, जिसे हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं। फिर आगे आता है हमारा लॉर्ड एलन बरो जो थे, उनका कार्यकाल था 1842 से 44 तक। या भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। इनके समय में जो हुआ वो सिंध का विलय हुआ। जो सिंध एक प्रांत था हमारे पश्चिमी साइड में, जो पाकिस्तान से साइड में सटा हुआ है, सिंध जो है उसका विलय इन्होंने कर लिया 1833 में। सिंध को पूरे भारत में मिला लिया। इनके समय में दास प्रथा का भी अंत हुआ, जो 1843 में माना जाता है कि एलन बरो ने दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा क्या थे कि एक तरह के गुलाम को दास कहा जाता था, कि जो मार्केट में जो गरीब हुआ करते थे वह मार्केट में बिका करते थे और उन्हीं को दास बना करके अपने यहाँ आप रख सकते थे और उनसे कार्य जो था उनसे करवा सकते थे। इस तरह का जो योजना चल रहा होता है दास का, उसका जो अंत कर देते हैं एलन बरो ने। फिर आगे आते हैं लॉर्ड हार्डिंग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, जिनका कार्यकाल 1844 से 48 तक चलता है। इनके समय में नरबलि प्रथा का अंत होता है। नरबलि प्रथा जो है एक हिंदू में एक प्रथा थी, इसको भी हार्डिंग ने बंद करवाया, नरबलि प्रथा का। तो हमने अभी तक देखा चार्ल्स मेटकाफ को, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एलन बरो के बारे में हमने देखा।
जो हमारे प्रमुख हैं, जैसे हमारे हो गए लॉर्ड विलियम बेंटिंक और लॉर्ड डलहौजी और कैनिंग, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और इनसे कम ही क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन डलहौजी से और विलियम बेंटिंक से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखते हैं अब लॉर्ड डलहौजी से। लॉर्ड डलहौजी से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसका जो दौर चलता है वह 1848 से 56 तक जो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल चलता है। यह जो है पहले करता क्या है कि व्यापकगत सिद्धांत जो लागू करता है भारत में, जिसे हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। हड़प नीति क्या थी कि जिस राजा के पास संतान नहीं होगी वह जो है गोदनामा नहीं ले सकता है, वह जो उनका साम्राज्य है वह ब्रिटेन के साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, जिसे हड़प नीति के तहत उन्हें मिला लिया जाएगा। अगर जिस राजा के पास खुद की संतान नहीं है वह किसी को गोद नहीं ले सकते थे। इस तरह का जो प्रथा चलाया लॉर्ड डलहौजी ने, और इस प्रथा में जो है सबसे पहले आते हैं हमारे सतारा। सतारा जो आप इससे विख्यात हैं, सतारा जो था वो शिवाजी महाराज के वंशज थे, मराठा साम्राज्य के, जो 1848 में हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा को डलहौजी ने अपने अंडर में करवा लिया। एग्ज़ाम में जो हड़प नीति से काफ़ी क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले डलहौजी ने किस स्थान को हड़प नीति के तहत अपने कब्जे में किया था, तो वो था सतारा। सतारा के बाद जोधपुर, जो 1849 में इसने हड़प नीति के तहत, आगे चलकर संभलपुर 1849 में, और उदयपुर जो 1882 में, और झांसी को 1853 में, और नागपुर को 1854 में, और अवध को 1856 में। आप इसे अच्छे से याद करेंगे कि सबसे पहले हमारा सतारा को कब किया, सतारा को 48 में किया। सतारा को सन 1848 में जो है हड़प नीति के तहत ब्रिटिश कंपनी ने अपने अंडर में कर लिया। आगे चलकर जो जोधपुर, संभलपुर और उदयपुर, जो हमारे इनमें जैसे पुर लगा है इसमें, और इसमें पुर लगा है, और इसमें भी, तो आप इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि पहले सतारा को छोड़कर जब वो हड़प नीति के तहत अपने अंडर में लेता है, 3 ठो ऐसे हमारे राज्य हैं जैसे जोधपुर, संभलपुर और उदयपुर, इनके अंडर में कर लेता अपने अंडर में, जो 1849 में, फिर 1849 में, और 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में। जब वह अवध को अपने अंडर में करता है, वहीं से जो क्रांति छिड़ती है 1857 की क्रांति, यहीं से माना जाता है अवध को जब वह अपने हड़प नीति के तहत अपने अंडर में लेता है। और 1857 की क्रांति होने का एक कारण और था कि जो कारतूस बना रहे थे ब्रिटिश कंपनी ने, कलकत्ता में जो कंपनी उसमें कारतूस बना रही थी, उस कारतूस में जो उसका ऊपर का थैला बनाया जाता था, थैले की वो अंदर बारूद भरा जाता था, थैला जो था, थैले को चमड़ी के उधर से बनाया जाता था। उसे एक गाय की चमड़ी और एक शुगर की चमड़ी को मिक्स करके उसकी जो ऊपर की थैली बनाई जाती थी। और वहीं से जब पता चलता है मंगल पांडे एक सेना था, एक पुलिस कर्मी था ब्रिटेन कंपनी में, उसे जब यह बात पता लगती है तो वह इसका विद्रोह करता है, और वहीं से उभरता है 1857 की क्रांति। तो अवध और बरार दो ऐसे उसमें राज्य थे कि जिन्हें वह भ्रष्टाचार के तहत अपने अंडर में करवा लेता है। डलहौजी जो था वह अवध को और बरार को, दो जगह जो थी, इस जगह जो अवध है, अवध को जो है उसने निसंतान होने पर जो उसको अपने अंडर नहीं करवाया, उससे जो है भ्रष्टाचार बता करके कि यहाँ पर जो है काफ़ी भ्रष्टाचार है, इसलिए हम बरार और अवध को अपने अंडर में कर रहे हैं। और यहीं से जब 1856 में वह अवध को अपने अंडर में करता है, तो यहीं से एक विद्रोह उभर जाता है जिसे 1857 की क्रांति का रूप ले लेता है। आगे चल कर इसने जो है तोप खाने का निर्माण करवाया, जो मेरठ में इसने एक विशाल तोप खाने का निर्माण करवाया। मेरठ में इसने PWD का निर्माण जो है वो डलहौजी द्वारा किया गया था। यह एग्जाम में कई बार पूछता है कि जो PWD का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था, वो किया गया था डलहौजी के समय जो है PWD का निर्माण हुआ था। इसने सेना का मुख्य
कार्यालय जो बनाया था वह शिमला को बनाया था। सेना का मुख्य कार्यालय शिमला को डलहौजी ने बनाया। साथ साथ उसने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी का अर्थ है कि जब भारत में अपने यहाँ जो गर्मी पड़ने लगती है मई जून में, तो वो जो थे ब्रिटेन थे उन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए वो शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन जो राजधानी बनाते थे कि हम जो है मई जून के समय में यहाँ पर चले जाएंगे, इसलिए उसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 में जो है 1853 में डलहौजी द्वारा रेल का प्रारंभ भारत में किया गया था। एग्ज़ाम में इससे कई बार क्वेश्चन बना है कि रेल निर्माण भारत में किसके समय में हुआ था, तो वो हुआ था रेल का निर्माण डलहौजी के समय में 1853 में। सबसे पहले जो हमारा रेल चली थी वो थी पुणे से थाने के बीच में जो 34 किलोमीटर सबसे पहले जो रेल चली थी भारत में, थाने से पुणे जो चली थी 34 किलोमीटर, जो डलहौजी ने चलवाया था अपने शासनकाल में। इसके शासनकाल में 1854 में डाक निर्माण का प्रचलन हुआ था। जो आज डाक पोस्ट ऑफिस है, वो पोस्ट ऑफिस का निर्माण जो 1854 में डलहौजी ने किया था। डाक टिकट का निर्माण जो इसका प्रचलन हुआ था वो डलहौजी द्वारा किया गया था 1854 में, जिसे वर्तमान समय पोस्ट ऑफिस या डाक टिकट के नाम से जाने जाती हैं। इसने प्रथम विद्युत तार, जो हमारे भारत में आज एक गांव से दूसरे गांव में जो वायर जाता है, तार जाता है, जहां से विद्युत जो है लाइन का, बिजली का जो दौड़ा होता है, जो तार इसका बिछा था वो डलहौजी के समय में ही बिछाया गया था। प्रथम विद्युत तार सेवा या डलहौजी ने अपने समय में ही बिछवाया था, जो कलकत्ता से आगरा तक। सर्वप्रथम इसने जो प्रथम बार कलकत्ता से आगरा तक इसने इलेक्ट्रिक तार को बिछवाया था। आगे चल के इसने 1854 में वुड स्पेस जो है या एक संस्था जो है एक शिक्षा से संबंधित है, इसको भी इसने चलवाया। इसका अर्थ है इसने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, जिसका उद्देश्य था वुड स्पेस एक संस्था को चलाया, इसका एक नाम दिया। इसका अर्थ था प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा का अनिवार्य। और इसने जो है हड़प नीति के तहत इन सभी को अंडर में किया। और आगे चल कर इसने 1850 में सिक्किम को विलय, सिक्किम का विलय का अर्थ है कि इसने सिक्किम को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1850 में जो एक राज्य है वर्तमान समय में, और ये जो थे उसमें एक शहर हुआ करते थे, और यह एक राज्य था 1850 में, उसने इससे विलय कर लिया, मिला लिया। और 1852 में पंजाब को अपने अंडर में करवा लिया। फिर उसने 1852 में आंग्ल म्यांमार युद्ध हुआ था, जो अंग्रेजों के बीच में और म्यांमार के बीच में, जो वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। वर्मा उसमें उसका नाम था। वर्मा और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जो वर्मा की हार हो जाती है, और इसमें वर्मा को भी भारत में मिला लिया गया, जो आगे चल के 1935 में या फिर से भारत से अलग हो जाता है। तो उसे हम आगे देखेंगे। तो हो गया हमारा 1852 में पंजाब को मिलाया गया और 1850 में सिक्किम को मिलाया गया, और 52 में ही आंग्ल और वर्मा युद्ध हुआ, जिसमें वर्मा को भी मिला लिया गया। फिर आगे आते हैं हमारे लॉर्ड कैनिंग। इनको देखने से पहले हम इसको फिर इक्वल कर लेंगे, क्योंकि आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसे इक्वल करते रहें, ताकि आप पीछे से ऐसा न हो कि सब भूलते जाएं। उसे आप पीछे एक नज़र मारेंगे, देखेंगे, तो आपका जो सब्जेक्ट है वह तैयार होता रहेगा। तो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल चलता है 1848 से 56 तक। इसने सबसे पहले क्या नीति अपनाई? हड़प नीति, जिसे ब्यागत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है हड़प नीति। इसने सबसे पहले सतारा को अपने अंडर में किया, फिर जोधपुर, संभलपुर, उदयपुर और झांसी को, फिर आगे चल के नागपुर और अवध को हड़प नीति के तहत अपने अंडर में करवा लिया। फिर इसने तोपखाने का निर्माण करवाया मेरठ में, और मेरठ से ही जो चलता है 1857 की क्रांति, सबसे पहले मेरठ से ही इसका उद्गम होता है। और इसने PWD का निर्माण करवाया भारत में, साथ साथ इसने तोपखाने का भी निर्माण करवाया, और सेना का मुख्य कार्यालय बनवाया शिमला में, और शिमला को इसने अपनी राजधानी, जिससे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई। और
1853 में भारत में रेल का जो है संस्था चलवाया, रेल प्रारंभ करवाया 1853 में। और 1854 में इसने डाक टिकट का प्रचलन करवाया और प्रथम विद्युत तार सेवा जो है भारत में वह कलकत्ता से लेकर आगरा तक बिछवाया। और आगे चलकर 1854 में वुड डिस्पैच के तहत प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा लेना अनिवार्य कर दिया। और 1850 में सिक्किम को मिला लिया और 52 में पंजाब को और वर्मा को, जो वर्मा और आंग्ल का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जो आंग्ल और वर्मा युद्ध होता है वह द्वितीय युद्ध होता है। इसे आप याद रखेंगे कि जो आंग्ल और वर्मा युद्ध होता है यह द्वितीय युद्ध था और इस युद्ध में जो वर्मा पराजित हो जाते हैं और वर्मा को भी मिला लिया जाता है भारत में। और जो हमारे सातवें आते हैं, जो सातवें हमारे गवर्नर जनरल थे और इन्हीं को जो है 1857 के क्रांति के बाद, उस क्रांति के बाद जो है कंपनी का शासन बंद करके डायरेक्टली शासन कर लिया जाता है और जिन्हें वायसराय के नाम से जाना जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम देखते हैं। इनका जो दौर चलता है 1856 से लेकर 62 तक यह भारत पर गवर्नर के रूप में बने रहे और 1858 में इन्हें वायसराय नियुक्त कर दिया जाता है। तो देखते हैं अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग और प्रथम वायसराय जो थे वह कैनिंग थे और 1857 की क्रांति के समय वायसराय। पूछता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय जो थे भारत के वायसराय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के प्रथम वायसराय के नाम से जाने जाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो था भारत के गवर्नर जनरल पर। आगे हम देखेंगे भारत के वायसराय के बारे में। वायसराय जो आते हैं पहले कैनिंग से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक हम देखेंगे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसे आप डिस्कस अवश्य करें, क्योंकि जो डलहौजी है और विलियम बेंटिंक है, कैनिंग है, इनसे अधिकतर क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आप इन्हें 2 से 3 बार देखें ताकि आपको रिवीजन हो जाए और आपको एक क्वेश्चन इससे जो है समझ में आ जाए। तो थैंक यू यह वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।